हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 12th का चैप्टर वेक्टर्स। वेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और भैया ये 10-12 नंबर तक का वेक्टर और 3D मिला के आ जाता है आउट ऑफ 18 मार्क्स। तो सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो पोजीशन वेक्टर पढ़ना है। वेक्टर के अंदर वेक्टर क्या होता है ये हम 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी क्वांटिटी जिसपे डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड होगा तो उस क्वांटिटी को हम वेक्टर बोल देंगे, या फिर जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा उसको हम वेक्टर बोल देंगे। अच्छा, सबसे पहले जब पोजीशन वेक्टर आता है तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मान के चलो यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और इसकी पोजीशन हमें बतानी है विद वेक्टर, तो उसको इसका पोजीशन वेक्टर बोल देंगे। अब किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। जैसे किसी भी चीज की लोकेशन बताने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है कि ये चीज यहां से इतनी दूरी पे है। तो ऐसे ही हम सारे वेक्टर्स के लिए रेफरेंस पॉइंट जो लेते हैं वो होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन, पॉइंट ओ। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमें पता है 0,0,0 होते हैं अगर हम 3D स्पेस में लेंगे तो ये हो गया हमारा 3D का ओरिजिन। अब ओरिजिन से लेके यहां तक वेक्टर ए तक जो एक लाइन खींचेंगे और इस तरीके से एरो बनाएंगे तो इस वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बड़ी सिंपल सी बात होगी, जो ए की पोजीशन बताए वो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब जो ये वेक्टर गया है हमारा ओ से ए तक, ठीक है, इसमें ध्यान रखना जो ये एरो हेड लगाना है तुम्हें, ये ए पे लगाना है और जहां से स्टार्ट हो रहा है वो उसको कहते हैं टेल। तो जहां ये होता है इसको कहते हैं हेड किसी भी वेक्टर में। ये तुमने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा अगर तुम्हारे पास फिजिक्स होगी, वरना तो सारी चीजें मैं यहां भी क्लियर करा दूंगा। इसको कहते हैं टेल। ठीक है, अब जो ये वेक्टर होगा इसको नाम कैसे देते हैं? देखो, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है और जहां तक जा रहा है बस वो दोनों पॉइंट्स को हमें बताना है। स्टार्ट हो रहा है उसको पहले लिखना है, जहां एंड हो रहा है उसको बाद में लिखना है। तो ये वेक्टर हो जाएगा ओ ए वेक्टर, ओ से लेके ए तक। या फिर हम इस वेक्टर को कभी कभी ए वेक्टर से भी डिनोट कर देते हैं क्योंकि ये ओ जो है सभी में जनरल होता है, तो किसी का भी पोजीशन वेक्टर ए ऐसे बोला जाएगा। तो हम ए वेक्टर भी बोल सकते हैं, ओ ए वेक्टर भी बोल सकते हैं। अब मान के चलो ये जो पॉइंट 3D स्पेस में है, ठीक है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। मान के चलो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4,-7। ठीक है, और हमें अब बताना है तो ए की वैल्यू क्या होगी। तो पोजीशन वेक्टर हम इस तरीके से बता देते हैं 3i + 4j - 7k। अब यहां पर i j k कहां से आ गए ये मैं बता रहा हूं। ये जो हमारा i j और k है ये हमारे वेक्टर्स हैं अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के वेक्टर्स हैं। इन तीनों वेक्टर्स को मिला के हमारा ये a वेक्टर बना है। ठीक है, या फिर इनडायरेक्टली हम इनकी पोजीशंस को कुछ इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। आई जे के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे जब हम यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए टेंशन मत लेना, और आई जे के पे हो सके तो कैप लगा देना, क्योंकि कैसा टीचर तुम्हें मिल जाए चेकिंग के लिए कुछ नहीं पता, इस कैप का भी 1 नंबर काट ले। वैसे तो कटता नहीं है, टेंशन मत लो, बट कुछ नहीं पता, कैप लगा के आओगे तो वो एकदम करेक्ट है। वो कैप का मतलब क्या होता है हम आगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पढ़ेंगे। अब ये जो वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर हो गया, यहां से अब हमें इसकी 2 चीजें पढ़नी, इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे और इसका मैग्नीट्यूड। हर वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये तुमसे पूछी जा सकती है, ये पूछी नहीं भी जाएगी तो हर क्वेश्चन में अंदर ही यूज हो सकती है, तो ये हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं मैग्नीट्यूड पे कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मतलब क्या है। मैग्नीट्यूड से मतलब है कि यहां से यहां तक की लेंथ। ठीक है, वेक्टर की लेंथ जो होती है वही होता है तुम्हारा मैग्नीट्यूड।
अब इस वेक्टर की लेंथ कैसे निकालेंगे? इस वेक्टर की लेंथ निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो इसके ये कोऑर्डिनेट होंगे इनका अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कर दो। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ, तो इस जो ये हमारा वेक्टर ए है ये मैं निकाल देता हूं बच्चों नीचे। हाँ, मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा और तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें ये पता लगाना है ये कैसे आया, तो 3D में इसको इमेजिन करो कि एक डायगोनल है किसी भी क्यूबॉइड का, जिस क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट ये दे रखी है। लेंथ ब्रेथ और हाइट पता होती है तो हाईएस्ट डायगोनल का ये फॉर्मूला होता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो डायरेक्ट याद कर लो कि आई जे के के जो भी कोफिशिएंट होंगे 3 4 -7 उनका स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड को तुम ऐसे भी डिनोट करते हो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा तो आगे मॉड लगा देंगे। तो इस केस में मॉड तुम्हारा यही आ जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 49। इसके आगे जो भी सॉल्व करके आएगा वो रूट में ही छोड़ के आ जाना। अगर परफेक्ट रूट नहीं है तो वहां बैठ के सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, ये तो हो गया भैया इसका मैग्नीट्यूड। अब देख लेते हैं इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन बताने के लिए हमें डायरेक्शन कैसे बताएंगे हम? ऐसे, क्योंकि ये 3D में है, ऐसे तो नहीं बता सकते कि सिंपल बस इससे इतनी डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। ये 3D में है तो हमें जेड एक्सिस से भी बनाना पड़ेगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है, जैसा कि तुम्हारा क्लास 11th में फिजिक्स में हो गया था। वो सब यहाँ पर हमें भूलना पड़ेगा, यहाँ पर हमें थोड़ा एडवांस बनना पड़ेगा। इस वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या होते हैं, क्यों होते हैं, सब मैं बताता हूं। तो मान के चलो हमें किसी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। पहले वेक्टर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा वेक्टर, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, और इस तरफ निकल रही है हमारी जेड एक्सिस, और ये वेक्टर हो गया। अब अगर हमें इसकी परफेक्ट डायरेक्शन बतानी है, मतलब एकदम प्रिसाइज, थोड़ी सी भी गलत ना हो, तो हम सबसे अच्छा क्या बता सकते हैं स्पेस में? भैया ये इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये बता दो, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये बता दो, और यही बाहर की तरफ आके जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये बता दो। अगर तुम ये तीनों एंगल प्रिसाइसली बता सकते हो तो तुम किसी भी वेक्टर की पोजीशन डायरेक्शन को प्रिसाइसली निकाल सकते हो। ध्यान रखना ये 3D स्पेस में नहीं है। अल्फा और बीटा को सम करके 90 मत कर देना, ठीक है? ये बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा है, ऐसे, ठीक है? तो बी के साथ जो एंगल बनाएगा अल्फा, और सॉरी बीटा जो एंगल होगा, अल्फा जो एंगल होगा, उन दोनों का सम 90 नहीं होगा। यहां पर तीनों के सम में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये जो वेक्टर है ये इस प्लेन के अंदर नहीं है, बाहर की तरफ निकल रहा है, ऐसे स्पेस में है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए, ठीक है? ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स अब मान लेते हैं हम, जनरल कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं कि ये हो गए x1, y1, z1। 1 1 1 लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हमारे नोन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो वेक्टर ए हो जाएगा हमारा, यहां से अभी हमने सीखा x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये 1 है, 1 1 1। ये तो हमारा हो गया वेक्टर। अब ये तीनों एंगल्स कैसे बताएंगे? ये तीनों एंगल्स प्रिसाइसली निकालने थोड़ा टफ होता है, क्योंकि एंगल हमारा 34.3793 डिग्री में आ जाता है। तो एंगल्स ना निकाल के हमने एक सहूलियत के लिए यूज कर लिया कोसाइन। कोसाइन हमारी फुल फॉर्म होती है कॉस की, जो हमें अब तक हमने पढ़ा है ना, कॉस थीटा साइन थीटा पढ़े थे। तो कॉस की जो फुल फॉर्म होती है कंप्लीटली वो कोसाइन होती है। अब हम हर एंगल को ना निकाल के हर एंगल का कॉस निकाल देते हैं, यानी कि कोसाइन निकाल देते हैं। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा,
तो जब भी तुमसे डायरेक्शन पूछी जाएगी तो तुमसे अल्फा बीटा गामा नहीं पूछे जा रहे हैं, तुमसे कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा पूछे जा रहे हैं। इन्हीं तीन चीजों को हम डायरेक्शन कोसाइंस भी कहते हैं। जो ये रहा हमारा डायरेक्शन बताने वाले कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, ऐसे याद रखो। और ये तीनों चीजें को हम एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। एल वाला पहला सीक्वेंस जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसका कॉस, एम जो वाई एक्सिस के साथ बनाएगा उसका कॉस, और एन जो जेड एक्सिस के साथ बनाएगा। अब इन तीनों को निकालते कैसे हैं ये हम देख लेते हैं। देखो, सबसे 3D स्पेस में एक निकाल लेते हैं, बाकी दोनों सेम वैसे ही होंगे। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं इस तरीके से, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, तो मेरा कॉस अल्फा होगा बेस यहां से लेके यहां तक, यानी कि ये जो x का कोऑर्डिनेट होगा, x का कोऑर्डिनेट मुझे पहले ही दे रखा है x1, 0 0। x एक्सिस पे y और z के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होंगे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नहीं पता तो अभी रिवाइज कर लो कि भैया x एक्सिस पे y और z के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, x का कोऑर्डिनेट वही होगा यहाँ पर जो इस पॉइंट का होगा। तो ये लेंथ हो जाएगी हमारी x1। अब इस ट्राइंगल में देखो बच्चों, इस ट्राइंगल में कॉस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये लेंथ होती है, ये वाली, ये पूरी लेंथ हम निकाल चुके हैं, वो होता है ए का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को ही हम लेंथ कहते हैं, ये हम अभी जस्ट दूसरी वीडियो, अभी इससे पहले वाले पेज पे पढ़ के आए। तो मैग्नीट्यूड हमने यहां से निकाल लिया था, ए का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट इन तीनों का स्क्वायर करके सम, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा कॉस अल्फा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा कॉस अल्फा आ गया x1 डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड। तो इसी तरीके से हमारा कॉस बीटा आ जाएगा y1 डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड, और हमारा कॉस गामा आ जाएगा इसी तरीके से हमारा z1 डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड। a के मैग्नीट्यूड की तुम डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो, क्या, अंडर रूट x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर। यहां तीनों की वैल्यू रख दो और तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। ये है तुम्हारा l, ये है तुम्हारा m, ये है तुम्हारा n, LMN भी बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये तुम्हारे निकाले जाएंगे। अब हम ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, वो ये होती है कि अगर तुम सारे डायरेक्शन कोसाइंस को पकड़ के उनका स्क्वायर करोगे, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो वो हमेशा 1 आएगा, ध्यान रखना बच्चों। इसको या तो ऐसे याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, और कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। कहीं तुम लगा दो अल्फा बीटा गामा तीनों का सम 360 होगा या 180 होगा, या फिर और कोई रिलेशन कि नहीं दो का सम 90 होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पेस में है ये सारी चीजें, बट हाँ ये प्रॉपर्टी स्पेस में सेटिस्फाई करती है। अगर तुम्हें ये प्रूफ करनी है तो इन तीनों का स्क्वायर करके, ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा हमारा आया है, इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना, तो तुम्हारा ये प्रूफ हो जाएगा बड़े आराम से। x1 का स्क्वायर बाय a का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर बाय a का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर बाय a का स्क्वायर, ऐड करोगे ऊपर ये आ जाएगा, नीचे भी यही आ जाएगा, कट के 1। प्रूफ करने की जरूरत तो है नहीं, बट अगर तुम्हें करना है तो तुम कर सकते हो, बड़ा आसान है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चन से हमारे दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है बहुत अच्छे से। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मान लो एक वेक्टर ही मान लेते हैं, कोई एक वेक्टर हो गया p वेक्टर। ठीक है, पहले हमने a वेक्टर लिया था, यहां पर p वेक्टर ले लेते हैं, वो हो गया -2i प्लस 3j प्लस 7k। ठीक, ये हमारा हो गया p वेक्टर, इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। ठीक है,
तो हमें निकालना है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये तीनों चीज निकालनी है। कॉस अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट फॉर्मूला अंडर रूट तीनों कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड करो। मान लो बाई चांस कोई एक चीज नहीं दे रखी होती तो वहां पर उसको जीरो मान लेते। मान लो ये वेक्टर ऐसे दे रखा होता है -2i प्लस 3j होता ही नहीं इसमें, ठीक है, ये मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए ले रहा हूं कि ये होता ही नहीं इसमें, तो इसको 0j मान लेते हैं हम, बट यहां पर दिया हुआ है तो वापस ले लेते हैं हम +3j, तो वो यहां पर क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर, तो p वेक्टर का मॉडुलस आ जाएगा √4 + 9 + 49। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √13 और 49 होता है 62। हाँ, तो ये हो गया हमारा √62। इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही रखो। अब आ जाते हैं वापस बैक टू फॉर्मूला। कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, ये जो कॉस का कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट है, वो रखेंगे पहले हम, यानी कि -2 डिवाइड में ये मैग्नीट्यूड, तो आ जाएगा √62। कॉस बीटा आ जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाय √62। कॉस गामा आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय √62। इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर लो, ठीक है, वो भी प्रूफ कर लेते हैं कि हाँ ये तीनों हमारे एल एम और एन से भी डिनोट किए जाते हैं। तीनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक बार प्रूफ करने के लिए, याद हो जाएगी इससे। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/62, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/62, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49/62। तीनों का एलसीएम 62 आएगा, ऊपर आ जाएगा 4 + 9 + 49, तीनों का सम होता है 62। 62 डिवाइडेड बाय 62, आंसर आएगा हमारा 1, और ये प्रूफ हो गया हमारा कि ये चीज आती है 1, और ये हमेशा ही 1 रहेगा, ध्यान रखना। डायरेक्शन कोसाइंस में इससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो बच्चों लास्ट चीज पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक फर्स्ट एक्सरसाइज की, टाइप्स ऑफ वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है और बहुत इजी भी है, अगर 5 मिनट ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा। सबसे पहले आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो कि सिर्फ एक पॉइंट हो, ठीक है, कहीं भी स्पेस में पॉइंट हो सकता है, उसका ना कोई इनिशियल पॉइंट होगा, ना फाइनल पॉइंट होगा, ना मैग्नीट्यूड होगा, ना डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड होगा बट वो जीरो होगा बिल्कुल, मतलब कोई लेंथ नहीं होगी। तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं 0i + 0j + 0k, तो ये हो गया हमारा जीरो वेक्टर। ये तब काम आएगा जब तुम किसी से कंपेयर कर रहे होगे कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन या ऐड करके जीरो वेक्टर आ रहा है, तो कंपेयर कर लेना, उन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल रखने के काम आएगा। क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। बस अभी के लिए ध्यान रखना, अगर जीरो वेक्टर बोला है तो आई जे के कोफिशिएंट्स जीरो होंगे, बस। आगे आता है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वर्ड हमारा यूज होता है 1 के लिए, तो यूनिट वेक्टर हर उस वेक्टर को बोलेंगे जिसका भी मैग्नीट्यूड होगा हमारा 1 यूनिट। ये ध्यान रखना बच्चों, यूनिट वेक्टर वो सारे वेक्टर्स होंगे जिनका मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट। अब यूनिट वेक्टर में थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो जो सबसे फेमस हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं, जिनकी सबसे पहले हमें जरूरत पड़ी थी, वो थे हमारे, देखो, एक्स वाई और जेड एक्सेस के यूनिट वेक्टर्स। मतलब कि हमने पहले एक्स डायरेक्शन के वेक्टर्स को दिखाने के लिए सबसे पहले एक वेक्टर ले लिया, एक यूनिट का, जो 0 से स्टार्ट होके कहां तक जा रहा है, 1, 0, 0 तक। ये एक्स की डायरेक्शन में
और इस वेक्टर को बोल दिया आई कैप। ठीक है, कैप हर जो भी वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो हम उस वेक्टर के ऊपर कैप लगा देते हैं। तो अगर तुम्हें किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा हुआ मिलता है तो वो वेक्टर डेफिनेटली यूनिट वेक्टर होगा, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो 1 आएगा। ठीक है, हाँ, तो यहां पर हमारा एक फेमस वेक्टर आई कैप आ गया जो कि एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। ऐसे ही हमारा जे कैप होता है वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और के कैप होता है जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। ये तीनों ध्यान रखना, आई जे के एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स हैं। तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये तीनों यूज होते हैं किसी भी वेक्टर की पोजीशन बताने के लिए स्पेस में। ठीक है, अच्छा, अब देखो आगे, तुम्हें ये तो हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, बस यूनिट वेक्टर के बारे में अभी तुम्हें इतना ही पता होना चाहिए। किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे ये हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तो उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, और क्लियरली वहां पर पढ़ेंगे। तो वापस बैक जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे। ये आ गए हमारे टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो हमने यूनिट वेक्टर पढ़ लिया। इसके बाद आता है हमारा कोइनिशियल वेक्टर्स। सबसे इजी वेक्टर होते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स, मतलब कि इनकी टेल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, ये एक ही पॉइंट से इनिशिएट कर रहे होते हैं ऐसे करके। ये चारों वेक्टर्स हमारे कोइनिशियल वेक्टर है। अगर मैं एक वेक्टर को ऐसे लाके यूं कर दूं तो ये जो पांचवा वेक्टर है ये कोइनिशियल नहीं है। इनिशियल मतलब जहां से इनिशिएट हो रहे हो, यानी जहां से स्टार्ट हो रहे हो। ये वाला वेक्टर स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, ठीक है, तो ये इनके साथ कोई इनिशियल नहीं है। इन चारों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये चारों कोई इनिशियल है, ये इनके साथ कोई इनिशियल नहीं है। इसके बाद आते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स बहुत इजी, सिंपल और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले वेक्टर्स। कोलिनियर, ये वर्ड याद रखना, मतलब कि जो भी वेक्टर एक लीनियर लाइंस के सिंगल, एक लीनियर लाइन के पैरेलल होंगे तो वो सारे वेक्टर्स कैसे होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। एक लीनियर लाइन कोई भी कुछ भी हो सकती है वो लीनियर लाइन। फॉर एग्जांपल हम 6-7 वेक्टर ले लेते हैं, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, तीसरा वेक्टर ऐसे, चौथा वेक्टर ऐसे, पांचवा ऐसे। तो तुम देख सकते हो मैंने यहां पर वेक्टर्स इस तरीके से बनाए कि ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक किसी ऐसे जाने वाली लाइन के पैरेलल होंगे। ये तीनों वेक्टर्स, वेक्टर 1, 2 और 3। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों वेक्टर्स इस लाइन के पैरेलल हैं, तो ये तीनों कैसे हो गए, कोलिनियर। ध्यान रखना, देखो एरो मैटर नहीं करती, वो नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बट जो ये इनकी लाइन है ये इस सिंगल लाइन के पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में कोलिनियर हो गए। ये इसके कोलिनियर नहीं है क्योंकि ये इसके पैरेलल नहीं है। तो इनडायरेक्टली जो भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे किसी भी डायरेक्शन में जा रहे होंगे उससे मतलब नहीं है, तो वो तीनों पैरेलल वेक्टर होंगे। ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि ये यानी कि वेक्टर 4, 5 और 6 ये तीनों भी आपस में पैरेलल है। देखो ये और ये, ठीक है, स्पेस में कहीं भी बने हुए हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये तीनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो आपस में पैरेलल है और एक सिंगल लाइन के भी पैरेलल है, तो ये तीनों अलग से कोलिनियर है, आपस में कोलिनियर है बट इनका सेट अलग है। ये इनके कोलिनियर नहीं है, ये इनके कोलिनियर नहीं है, ये तीनों आपस में है, ये तीनों आपस में कोलिनियर। एक और बात ये ध्यान रखना, कोलिनियर वेक्टर्स की जो डायरेक्शन कोसाइन होगी वो कैसे होगी। देखो अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो या तो उनकी डायरेक्शन कोसाइन बिल्कुल इक्वल होगी। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तीनों एंगल, क्योंकि वो पैरेलल है लाइन, दो वेक्टर्स पैरेलल है तो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ सेम ही एंगल बनाएंगे। ठीक, तो या तो उन दोनों के जो डायरेक्शन कोसाइंस है या इक्वल होंगे, एल एम एन,
या फिर अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो होंगे -l, -m और -n। ये रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइंस में कोलिनियर वेक्टर्स में। ठीक है, ये इसके पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे l, m और n, इसके होंगे माइनस लगा के क्योंकि ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, बस एक नेगेटिव लग जाएगा, बाकी होंगे बिल्कुल उसी के इक्वल। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम इक्वल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स हमें इक्वल दिए हुए हैं तो उनकी हर चीज इक्वल होगी, आई जे के कोफिशिएंट इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन कोसाइंस भी एकदम इक्वल होंगे। ठीक है, उसमें कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर देख लेते हैं अब हम। नेगेटिव ऑफ वेक्टर जब बोला जाता है तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर जब बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि मान के चलो कोई एक वेक्टर है ये, इसका नेगेटिव, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, तो -a क्या होगा, इसी के बराबर होगा और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बस ये ध्यान रखना, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है किसका, नेगेटिव वेक्टर्स का। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा और डायरेक्शन कोसाइंस अपोजिट रहेंगे, इक्वल रहेंगे बट अपोजिट रहेंगे, मतलब साइन में। अगर इसके डायरेक्शन कोसाइन है हमारे l, m और n, तो इसके होंगे -l, -m, -n। अब तुम्हें लग रहा होगा सर यही सेम तो कोलिनियर में भी था, क्योंकि ये दोनों कोलिनियर भी है। जो नेगेटिव वेक्टर होता है वो अपने पॉजिटिव वेक्टर के कोलिनियर भी होता है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है क्योंकि ये दोनों देखो पैरेलल भी हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर भी हैं और नेगेटिव वेक्टर भी हैं, इसीलिए इनके डायरेक्शन कोसाइन में ये रिलेशन है। अब यहां पर हमारी सारी थ्योरी फर्स्ट एक्सरसाइज की हो चुकी है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज उठाते हैं, उसके 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3, क्योंकि उसमें है ही 4-5 क्वेश्चन और सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो हम वापस जाते हैं, एनसीईआरटी खोलते हैं, सारी चीज क्लियर कर देते हैं। तो ये आ गई हमारी 10.1 एक्सरसाइज। तो देखो इसमें हमारे पास ये 4-5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट है तो हमें पता है साफ साफ कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। नहीं पता तो अब ध्यान रखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी 40 किलोमीटर है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी होती है हमारी, ऊपर की तरफ जो वाई डायरेक्शन है उसी को नॉर्थ मान लो। ठीक है, नॉर्थ को हम ऊपर की डायरेक्शन से दिखाते हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ। ठीक है, अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी कि ईस्ट की तरफ चलना है। ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलना है और 30 डिग्री पे, तो ये हो गया, ये एंगल 30 डिग्री हो गया। यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये हो गई हमारी 40 किलोमीटर। ये दिखा दिया हमने ग्राफिकली वेक्टर को। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाना है कि ये 30 डिग्री इसके साथ बना रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। बहुत इजी है, ये मैं नहीं करने वाला, तुम खुद से कर सकते हो। आते हैं फोर्थ, थर्ड भी इजी है, फोर्थ भी इजी है। फोर्थ कर देख लेते हैं। इन ए स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। भाई एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें वेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जरा देखते हैं। बड़ा कर लिया हमने, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। सबसे पहले हमें बताना को इनिशियल वेक्टर। याद करो जिनकी टेल जुड़ रही होगी, यानी कि ये वाले, ये ए वेक्टर और ये डी वेक्टर, ये दोनों को इनिशियल होंगे। ठीक है, तो को इनिशियल आ गया हमारे पास ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन से होंगे, जिनकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये एक स्क्वायर है तो मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं लेंथ में। और डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, ए की डायरेक्शन इधर है, क्या इस डायरेक्शन में कोई और वेक्टर है, नहीं है, तो ए के इक्वल नहीं है कुछ भी, सी के इक्वल नहीं है। डी नीचे की तरफ है, बी भी नीचे की तरफ है, तो बी और डी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो
तो बी वेक्टर हमारा इक्वल हो जाएगा डी वेक्टर के। सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पे आते हैं, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर है बट इक्वल नहीं है। बी और डी तो इक्वल हो गए, अब कोलिनियर बताने। कोलिनियर मतलब पैरेलल, तो ये और ये पैरेलल है, ठीक है, और ये इक्वल भी नहीं है क्योंकि एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर भी है। ए और सी आपस में एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर भी हैं, ठीक है। तो ए और सी क्या हो जाएंगे हमारे, ए कॉमा सी वेक्टर कोलिनियर। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। वेक्टर ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। हाँ बिल्कुल, वेक्टर ए और माइनस ए कोलिनियर ही होते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वेक्टर अपने नेगेटिव वेक्टर के, ये जस्ट अभी बताया तो तुम आराम से समझ सकते हो। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नहीं, कोलिनियर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। देखो ये वेक्टर इसके कोलिनियर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, और ये वाले के भी कोलिनियर है क्योंकि तीनों पैरेलल है और तीनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट है। और ये एक और बना दिया, चारों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखो एक और बना देते हैं बिल्कुल इसके इक्वल, ये दोनों मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, कोलिनियर भी है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी, ध्यान रखना हर बार नहीं होगा, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। नहीं, सेम मैग्नीट्यूड है तो एक वेक्टर ऐसे बना लो, दूसरा वेक्टर ऐसे बना लो, दोनों की लेंथ बराबर होगी, बट कोलिनियर नहीं होंगे क्योंकि पैरेलल नहीं है। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। देखो अब इसमें पूछा है कि दो कोलिनियर वेक्टर है, मतलब एक ऐसे हो सकता है और मैग्नीट्यूड सेम है, ऐसे हो सकता है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है यानी कि लेंथ इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों इक्वल जरूरी नहीं है होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी, हमेशा ट्रू नहीं होगा, तो इसलिए फॉल्स हो गया फोर्थ वाला भी। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी सेकंड एक्सरसाइज की थ्योरी और उससे नेक्स्ट में फिर सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।